हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पर डिस्कशन करने वाले हैं। सन 1888 में वैज्ञानिक हालवेक्स ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने देखा कि जब एक धातु के तल पर, जैसे कि कोई जस्ता है, जस्ते की प्लेट है, उस पर जब लघु तरंगदैर्घ्य का प्रकाश या फिर परावैगनी प्रकाश गिराया जाता है, कौन कौन सा, या तो लघु तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हो या परावैगनी प्रकाश हो, जब गिराया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को, मतलब परावैगनी प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा गया। हम जरा उस प्रयोग को भी देखते हैं जो किया गया था। ऐसा कोई एक कांच का बल्ब है और उस बल्ब में एक जस्ते की प्लेट लगी हुई है और उसके सामने एक अन्य धातु की प्लेट लगी है तथा इसको एक बैटरी के माध्यम से धारामापी जी को भी इसमें जोड़ा गया है। मतलब इन दोनों प्लेटों का संबंध बैटरी और धारामापी से कर दिया। अब हम देखते हैं कि धारामापी में कुछ परिवर्तित विक्षेप है क्या। धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, शून्य है विक्षेप अभी, जब तक अभी हमने उस पर परावैगनी किरणें नहीं डाली हैं प्लेट पर। तब अब जैसे ही हम उस पर परावैगनी किरणें डालते हैं इस प्लेट पर, त्यों ही यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू होता है और धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में एक धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस प्रयोग को करने के कुछ निष्कर्ष निकले कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा जब प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से अधिक होगी। इस न्यूनतम आवृत्ति को दैलीय आवृत्ति कहते हैं। मतलब धातु की सतह पर इतना प्रकाश, मिनिमम प्रकाश की आवृत्ति चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो सके। मतलब इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक मिनिमम आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है और उस आवृत्ति को दैलीय आवृत्ति कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा अधिकतम कितनी होगी और किस पर निर्भर करती है? आने वाली लाइट के आपतित प्रकाश की फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हैं। और एक चौथा पॉइंट और मान सकते हैं हम कि जैसे ही आपतित प्रकाश धातु के तल पर गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो जाता है, समय बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे उधर प्रकाश गिरता है और तैसे इलेक्ट्रॉन निकलना यहाँ से शुरू हो जाते हैं। हम इसकी तरंग के सिद्धांत के माध्यम से इसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई, तो जरा उसको देखते हैं। तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या करने में सफल नहीं हुआ। तरंग सिद्धांत कहता है कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा तरंगों का, आयाम बढ़ेगा तो संचित ऊर्जा बढ़ेगी, संचित ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा मिलेगी, अधिक ऊर्जा मिलेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। और हम तो ये कहते आए हैं कि ऊर्जा जो है उनकी गतिज ऊर्जा वह तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। हमने प्रयोग में देखा, पर ये कह रहा तीव्रता पर बढ़ती है, तो ये वाली बात गलत निकली, ये बात फेल हो गई। अब दूसरी बात इसने कही, तीव्रता इतनी है कि वह इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सके, आवृत्ति कुछ भी हो। मतलब ये कहना चाहता था कि आवृत्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉनों के लिए, केवल तीव्रता से काम हो जाएगा। जबकि प्रयोग में पहला निष्कर्ष यही था कि एक मिनिमम आवृत्ति की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए। तो यहाँ भी ये फेल हो गया। हम थर्ड पॉइंट पे चलें। ऊर्जा धातु के तल में के प्रकाशित क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में वितरित होगी। जैसे कि ये कोई धातु का तल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही परावैगनी प्रकाश इस पर आकर गिरेगा तो पहले इसकी सारी ऊर्जा जो है वो इस पूरे क्षेत्र में फैलेगी, फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा।
जबकि ऐसा नहीं होता है, जैसे ये प्रकाश गिरता है तुरंत यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों बातें फेल हो गई इसकी, जो तरंग सिद्धांत की। अब क्या हुआ, 1905 में हमारे आइंस्टीन महोदय आए, 1905 में, और इन्होंने कहा कि मैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करता हूँ, और ये बोले कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे पैकेटों में गमन करता है, छोटे छोटे बंडलों में गमन करता है, उन बंडलों को हम फोटॉन कहते हैं। किसने व्याख्या की? आइंस्टीन महोदय आए और क्या बोले कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे बंडलों में गमन करता है, इसलिए उन बंडलों को हम फोटॉन्स कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है, मतलब प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी होगी वो किस पर डिपेंड है? उसकी फोटोनों की संख्या पर। मतलब प्रकाश जो आ रहा है उसमें फोटोनों की मात्रा जितनी अधिक होगी उस प्रकार की तीव्रता इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? तो फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और संवेग होता है h न्यू अपॉन सी या h अपॉन लेमडा, इसका संवेग होता है। s तो हम जानते हैं प्लांक नियतांक है, c क्या है? तो c प्रकाश की चाल है, और लेमडा है तरंग दैर्घ्य। तो मतलब ये आइंस्टीन ने जो बात कही, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा जो प्रकाश आकर के गिरता है किसी सतह पर, तो दो हिस्सों में उसकी ऊर्जा व्यय होती है। पहला हिस्सा तो है कि उसकी ऊर्जा, जो अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, कुछ भाग इसका ऊर्जा का भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु तल पर लाने का कार्य करता है। जो भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनको जो बाहरी सतह है उस पर लाने का कार्य करता है। इस ऊर्जा को कार्यफलन या दहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो ऊर्जा खर्च होती है अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सतह पर लाने में, उसको हम लोग दहली ऊर्जा या कार्यफलन कहते हैं। अभी तो फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट क्या कहा? तो सेकंड पॉइंट बोले आइंस्टीन महोदय कि शेष भाग, मतलब कुछ ऊर्जा तो क्या हुआ सतह पर लाने में खर्च हुई, अब शेष भाग जो था वो गतिज ऊर्जा देने में काम आता है या प्रयोग होता है। यदि कण का द्रव्यमान m है, वेग v है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E k इक्वल टू 1/2 mv²। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा, फोटोन ने कितनी ऊर्जा इस सतह को दी, उतनी ही ऊर्जा अब दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो मतलब कुछ ऊर्जा तो यहाँ अंदर तक पेनेट्रेट करने में काम आई, मतलब सतह से अंदर से इलेक्ट्रॉनों को सतह पर लाने का कार्य किया, और कुछ ने यहाँ से गतिज ऊर्जा प्रदान की। तो गतिज अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस धातु का कार्यफलन। धातु कार्यफलन क्या हुआ? अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को सतह पर लेकर के आई। तो कितना हुआ? फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू इक्वल टू ई के प्लस फाई। ई के क्या है? गतिज ऊर्जा, प्लस फाई है कार्यफलन। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कितनी हुई? तो हमने इसका फाई को इधर ट्रांसफर किया, तो एच न्यू माइनस फाई हुई मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। तो यह है हमारे पास इस तरह से हम जानते हैं कि आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन के बराबर होती है। धातु का कार्यफलन जितना होगा उतनी ही होती है। तब क्या होगा कि गतिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की शून्य हो जाए। अगर ई के इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? फाई इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। मतलब जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दहली आवृत्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब दहली आवृत्ति क्या किसे कहते हैं? कि वह आवृत्ति, मतलब वह ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा जो क्या है कि उसको एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में सहकारी होती है, उसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये हमारे पास है दहली, इसके दहली आवृत्ति, इसमें हम न्यू इक्वल टू न्यू 0, तो ई के 0 रहेगा, तो हमें एक है फाई इक्वल टू एच न्यू 0 मिल गया। और मैं उस लास्ट इक्वेशन में माइनस फाई की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे इक्वेशन मिल गया। और इसी इक्वेशन को हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी कहते हैं। तो इसी इक्वेशन के बेस पर हम लोग प्रकाश विद्युत समीकरण जो हमने निकाल लिया है, इसके प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करके देखते हैं कि जो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव था उसकी व्याख्या कर पाता है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं इस समीकरण में, अगर प्रकाश की आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की आवृत्ति पर ही गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है।
अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि प्रकाश की तीव्रता पर। सेकंड जो हमें प्रायोगिक मिला था निष्कर्ष कि जैसे जैसे हम गतिज आवृत्ति का मान घटाएंगे, आवृत्ति का मान हम मान घटाना शुरू कर देंगे तो गतिज ऊर्जा का मान भी घटना शुरू हो जाएगा और एक समय के पश्चात एक ऐसी आवृत्ति आ जाएगी न्यू जीरो, जिसमें कि वह केवल इलेक्ट्रॉनों को धातु के तल पर ला पाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस आवृत्ति को हम लोग दहली आवृत्ति कहते हैं और इसमें गतिज ऊर्जा जो है वह आकर के शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए वह यहाँ पर आकर के फोटोनों का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है वह संभव नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पर फोटोन्स गिर रहे हैं वह उतनी ही मात्रा में लगभग इलेक्ट्रॉनों का भी उत्सर्जन करते हैं। तो मतलब जितनी प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोग एक ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो इस प्रयोग के आधार पर एक ग्राफ बनाया गया, ऊर्जा तथा आवृत्ति के बीच मध्य में ग्राफ बनाया गया। तो इन दोनों के मध्य में ही ग्राफ है ई, तथा जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे आवृत्ति भी बढ़ती है, आवृत्ति के बढ़ने से ही ऊर्जा बढ़ती है। यहाँ पर एक दहली आवृत्ति मतलब इतनी मिनिमम आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसके बाद गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू होता है। यह जो सरल रेखा मिल रही है यह प्लांक नियतांक h का मान बताती है। यह कार्य फलन के बराबर होता है जो अंतःखंड काटा जाता है ऋणात्मक ऊर्जा अक्ष पर। और इसमें एक बात समझ में आती है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बदलने पर, प्रकाश पर बदलने का ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्सर्जित प्रकाश की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर हम दो अलग अलग धातुओं के ऊपर इस को प्राप्त करने की कोशिश करें, ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, तो हमें जो रेखा है विभिन्न सरल समांतर सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, इसी के समांतर सरल रेखाएं प्राप्त होने वाली हैं। हम इसके एक्सपेरिमेंट के प्रायोगिक सत्यापन की ओर चलते हैं। प्रायोगिक सत्यापन इसका किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अगर हम गतिज ऊर्जा नापने के लिए बल्ब की प्लेट बी पर, मतलब जो सेकंड प्लेट थी, उस पर एक प्लेट हमारे सामने इस तरफ थी जिस पर कि प्रकाश गिर रहा था, एक दूसरी प्लेट थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल करके आ रहे थे। इस प्लेट पर तथा डिस्क ए के सापेक्ष प्लेट बी पर ऋणात्मक विभव लगा दें। कौन सा विभव? नेगेटिव विभव अगर इस पर अप्लाई कर दें, जिससे कि क्या है, धारा जो है विद्युत धारा शून्य हो जाए, मतलब धारा बाबी पर विक्षेप नहीं आए, विद्युत धारा शून्य हो जाए। तो इस विभव को हम निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर होगा EV विभव = h न्यू माइनस h न्यू 0। तो यह जो है विभव कब बढ़ेगा? जब आवृत्ति बढ़ेगी। आवृत्ति के बढ़ने से विभव भी बढ़ता है। यही आइंस्टीन ने इसको सिद्ध करके दिया और इसके लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे प्राप्त होते रहें, नोटिफिकेशन उनका आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू दोस्तों।